ओके बेटा, तो अब हम ग्रुप 3 से चालू करते हैं। हमें ग्रुप 3 जो था वो बचा हुआ था हमारा। लेट अस स्टार्ट विथ ग्रुप 3। तो हम लोगों ने अब तक जो है ग्रुप 1 ग्रुप 2 पढ़ लिया था एसिडिक रेडिकल्स में, ठीक है ना। एसिडिक रेडिकल्स में हमने ग्रुप 1 पढ़ा था जिसमें कार्बोनेट था, सल्फाइड था, है ना, और एसीटेट था, उस ग्रुप के अंदर नाइट्राइट था, सल्फाइड था, वो सब हमने पढ़ा था। ठीक, फिर हमने ग्रुप 2 पढ़ा था, इसमें क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ऑक्सलेट, ये थे। उसके बाद में हम जो है ग्रुप 3 आज पढ़ने वाले थे। ग्रुप 3 में जो चीजें थी वो क्या क्या थी? ग्रुप 3 में सल्फेट था, बोरेट था, फॉस्फेट और नाइट्रेट, ये थी, सॉरी, फ्लोराइड। नाइट्रेट ग्रुप 2 में था। तो सल्फेट के लिए यदि टेस्ट लगाया जाए तो आपको पता है, सल्फेट के लिए टेस्ट लगाते हैं तो आपको ये बात पता है कि बेटा दिख रहा है ढंग से ना, कुछ ऊपर चमक रहा है क्या जिसकी वजह से दिख नहीं रहा? क्लियर है? ओके, गुड। चल, तो फिर सल्फेट के लिए भी टेस्ट लगाओ तो Na2SO4 की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ करवा देते हैं। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करके ये क्या बना लेगा? 2NaCl प्लस बेरियम सल्फेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेगा। बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेगा। ठीक है ना बच्चों? अब and this white precipitate of barium sulfate is insoluble in HNO3. White precipitate of barium sulfate is insoluble in HNO3. ठीक है, तो काफी है। उसके बाद में अपन टेस्ट लगाते हैं काय के लिए? फॉस्फेट के लिए। सो सेकंड टेस्ट जो है लगाएंगे काय के लिए? फॉस्फेट के लिए। तो फॉस्फेट के लिए टेस्ट लगाने के लिए व्हाट वी डू इज दैट फॉस्फेट को पहले, जैसे हम कैल्शियम फॉस्फेट ले आए, उसको हमने HNO3 के साथ में ट्रीट कर दिया। जब HNO3 के साथ इसको ट्रीट करते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट बन जाएगा और H3PO4 बन जाएगा। तो 3 मोल ले लो ये वाला, और ये 3 मोल, या सॉरी 3 नहीं 6 मोल ले लो, क्योंकि 2 मोल फॉस्फेट को 6H+ आयन चाहिए। तो ये क्या बना लेगा? बना लेगा 3 मोल H3PO4 प्लस कैल्शियम नाइट्रेट, और वो कितना हो जाएगा? 3 मोल कैल्शियम नाइट्रेट हो जाएगा। ये 3 है तो इधर कितना है? ये 2 है। रिएक्शन के बैलेंस में कुछ प्रॉब्लम है? कैल्शियम फॉस्फेट है 3 मोल CnO3 अल्ट्राइस और वहां पे 6 मोल है और वो 3 लिखा हुआ है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। ये 2 कर दिया तो अब जो है फॉस्फेट बैलेंस हो गया, करेक्ट है, और कैल्शियम बैलेंस हो गया, 3 कैल्शियम, फॉस्फेट कितना? 2, उधर भी फॉस्फेट 2, नाइट्रेट, नाइट्रेट के बैलेंस में प्रॉब्लम है, नाइट्रेट के बैलेंस ही गलत लिखी है। अब ठीक है, सही है ना? कैल्शियम के टकलू पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, नाइट्रेट के टकलू पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है, वहां पे फॉर्मूला गलत लिखा हुआ था। अब बैलेंस हो गया होगा, ठीक है ना बेटा? अब चलो इसके बाद में हम रिएक्शन करते हैं। जो H3PO4 बना है इसकी रिएक्शन जो होती है वो होती है मोलब्डेट के साथ में, दैट इज वेल NH4MOO4, अमोनियम मोलब्डेट, ठीक है ना। 12 अमोनियम मोलब्डेट के साथ में अपन रिएक्शन करा देते हैं। इसके टकले पे 2 वैलेंसी होगी, और जब इसकी रिएक्शन हम अमोनियम मोलब्डेट के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, तो एक कैनरी येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है अमोनियम फॉस्फेट मोलब्डेट का। तो एक
like this is canary yellow color precipitate, करेक्ट है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये जो टेस्ट है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉस्फेट के लिए भी ऐसे लगता है, आर्सेनेट के लिए भी ऐसा लगता है। आर्सेनेट में अपन यहाँ पे क्या होता है, फॉस्फेट की जगह आर्सेनेट ले लेते हैं और ऐसे येलो कलर का प्रेसिपिटेट वहां मिलता है अमोनियम मोलब्डेट के साथ में। तो इट इज अ इम्पोर्टेंट टेस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमको पता होना चाहिए इसके बारे में। वही एक सिंगल लाइन और बैलेंस करेंगे तो 21 मोल ammonium nitrate, I suppose. Yes, 21 mole ammonium nitrate with 12 mole water. But don't worry about this thing कि आप पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन को याद करने की कोशिश कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। आपको ऐसे याद करना है इसको कि फॉस्फेट HNO3 के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम मोलब्डेट टू गिव अ कैनरी येलो कलर प्रेसिपिटेट। क्या आपने मेरी बात को सुना है? आपको ये याद करना है कि कैल्शियम फॉस्फेट HNO3 के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम मोलब्डेट टू गिव अ येलो कैनरी कलर प्रेसिपिटेट ऑफ अमोनियम फॉस्फेट मोलब्डेट। ठीक है बेटा, यदि ये सिंगल लाइन याद कर लोगे तो बस यही एग्जाम में आपको आनी है इसी तरीके से। सो उस चीज को हमें याद कर लेना चाहिए। ठीक है ना बेटा? तो ये था फॉस्फेट के लिए टेस्ट। इसके बाद हम टेस्ट पढ़ेंगे किसके लिए? बोरेट के लिए टेस्ट पढ़ने वाले। पर इसको पहले आप इसको उतार लो, फिर मैं आपको बोरेट के लिए टेस्ट पढ़ाता हूँ। ठीक है ना बेटा? बस पहले इतना कर लें आप लोग। चल तो चल बेटा, तो इतनी सारी बात करने के बाद में अब हम लगाते हैं बोरेट टेस्ट। तो बोरेट टेस्ट के लिए हमें क्या करना है? बोरेट टेस्ट के लिए H2SO4 ले लेना है। Na3BO3 लिया और रिएक्शन करा दी H2SO4 के साथ में। ऑब्वियसली इधर जो है H3BO3 बन जाएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है? -3। तो ये बन जाएगा H3BO3 दैट इज ऑर्थोबोरिक एसिड, और Na2SO4 बन जाएगा। Na2SO4 बन जाएगा। बैलेंस करना इज नेवर अ प्रॉब्लम। इसको 3 कर दो, इसको 2 कर दो, तो ये हो गया कितना? 2 मोल हो जाएगा, और ये जो है वो 3 मोल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ऑर्थोबोरिक एसिड प्लस Na2SO4 बन जाएगा। जो ऑर्थोबोरिक एसिड आपके पास है OH OH OH, इसकी रिएक्शन जब मैं एल्कोहल के साथ करूंगा, एथाइल एल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन करूंगा, तो क्या होगा बेटा? ये ऑब्वियसली इधर अटैक करेगा, ये बाहर हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा, और जब ये 3 बार अटैक करेगा तो तीनों OH बाहर हो जाएगा, और इसकी जगह
अब सोचो ये 3 इथाइल ग्रुप है और बोरेट है, तो इसको मैं बोल दूंगा ट्राई इथाइल बोरेट। ट्राई इथाइल बोरेट burns with a greenest flame, burns with a green edged फ्लेम। खत्म बात। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से क्या हो गया, बोरेट टेस्ट हो गया। उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी आज टेस्ट अभी सुबह से आपने पढ़े सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एक एक लाइन के ही टेस्ट है, लेकिन हैं सभी बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है ना बेटा। चलो इसके बाद में अपन आते हैं फ्लोराइड टेस्ट। कौन सा टेस्ट, फ्लोराइड टेस्ट। तो फ्लोराइड टेस्ट का जहां तक सवाल है, फ्लोराइड टेस्ट में क्या होता है, जैसे आपके पास NaF H2SO4 के साथ रिएक्शन किया, so that will form Na2SO4 plus 2HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बन जाएगा। और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो होता है वो रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ में, इट विल रिएक्ट विद द SiO2। आपको पता है ना SiO2 और HF ग्लास की रिएक्शन हो जाती है, तो HF रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पर 2 O है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 4 HF लगेगा इस 2 O को उड़ाने में। तो इट विल फॉर्म व्हाट, ऊपर वाली रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अपन को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 मोल हो जाएगा, क्योंकि अपन को 4 HF चाहिए यहाँ पर है। ये 4 मोल हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 मोल हो जाएगा, ये 2 मोल हो जाएगा, और इधर ये 4 मोल हो जाएगा। जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो इससे रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये इससे रिएक्ट करके बनाएगा 2H2O प्लस SiF4। अब जो SiF4 होता है उसमें खुद ही टेंडेंसी होती है HF के साथ रिएक्ट करने की, तो वो HF के साथ फिर से रिएक्ट कर जाएगा 2 मोल HF के साथ में। करेक्ट बेटा। और वो इससे बना देगा कॉम्प्लेक्स H2SiF6। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा। तो यदि और ज्यादा रिएक्शन को परफेक्ट करे तो ऊपर अपन को फिर 6 मोल HF बनाना चाहिए, क्योंकि 4 मोल HF इधर खर्च हो जाएगा, 2 मोल HF इधर खर्च हो जाएगा, और ऊपर 6 मोल HF बनाने के लिए आपको इसको 6 मोल करना पड़ेगा। इसको 3 मोल, इसको भी 3 मोल, और इसको 6 मोल। अब ओवरऑल रिएक्शन में 6 NaF प्लस 3H2SO4 प्लस SiO2 गिव्स अस, SiF4 से तो SiF4 मर जाएगा, गिव्स अस 3Na2SO4 प्लस 2H2O प्लस H2SiF6। ठीक है ना बेटा। SiF4 से SiF4 काट देना, 6HF से 6HF काट देना, ओवरऑल रिएक्शन को आपस में जोड़ देना, आपके पास जो प्रोडक्ट आ जाए, रिएक्शन आ जाए, वो करेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज फ्लोराइड टेस्ट। तो आज सुबह से आपने सल्फेट टेस्ट पढ़ा। सल्फेट टेस्ट सिंपल था, जिसमें BaCl2 को हमने जो है BaCl2 की रिएक्शन जो है हमने Na2SO4 के साथ करा दी थी, और हमें BaSO4 मिल गया था, जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट था, विच इज इनसॉल्युबल इन HNO3। उसके बाद में हमने फॉस्फेट का टेस्ट पढ़ा। फॉस्फेट का जब टेस्ट पढ़ा तो वहां पे फॉस्फेट की रिएक्शन जो है हमने H2SO4 के साथ कराई, और हमें मिला H3PO4, जिसकी रिएक्शन हमने सॉरी HNO3 के साथ रिएक्शन कराई थी, जिसकी रिएक्शन हमने जो है H3PO4 की रिएक्शन अमोनियम मोलब्डेट के साथ करा दी थी। येलो कलर का प्रेसिपिटेट, येलो कैनरी कलर का प्रेसिपिटेट मिल गया था अमोनियम फॉस्फेट मोलब्डेट का। उसके बाद हमने थर्ड चीज पढ़ी, दैट इज सल्फेट हुआ, फॉस्फेट हुआ, फिर बोरेट पढ़ा। बोरेट की रिएक्शन जो है हमने कराई H2SO4 के साथ में, और फाइनली उसके साथ हमें H3PO4 दैट इज ऑर्थोबोरिक एसिड मिला, जिसपे थोड़ा सा इथाइल अल्कोहल डाल दिया, और ग्रीन एज फ्लेम के साथ में जलने वाला एक पदार्थ हमें प्राप्त हुआ, दैट इज ट्राई इथाइल बोरेट। ठीक है। उसके बाद हमने HF के लिए फ्लोराइड के लिए टेस्ट पढ़ा। NaF कहीं से उठा लाओ। NaF की रिएक्शन जो है हमने किसके साथ करा दी थी, H2SO4 के साथ करा दी थी, और हमें HF मिल गया था। HF की रिएक्शन ग्लास सिलिका के साथ कराई, और वो उसके अंदर घुल गया था ग्लास, H2SiF6 का कॉम्प्लेक्स उसने बना लिया था। तो ये थे ग्रुप 3 के टेस्ट। अब हमारे एसिडिक रेडिकल खत्म हो जाते हैं यहाँ पर। अब हम इसके बाद बेसिक रेडिकल पढ़ेंगे, तब तक आप इसको उतार
हो गया बेटा, चल। अब इसके बाद हम लोग आगे की दुनिया पे आगे मतलब आगे का पढ़ते हैं। और आगे का पढ़े तो ये फ्लोराइड हो गया बेटा, खत्म बात, खेला खत्म बाबू। तो फॉस्फेट भी हो गया, फ्लोराइड भी हो गया। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेसिक रेडिकल्स। अब हम चलते हैं बेसिक रेडिकल्स पे। तो जहां तक बेसिक रेडिकल्स का सवाल है, बेसिक रेडिकल्स में क्या क्या आता है? बेसिक रेडिकल में ग्रुप 1, ग्रुप 0 लास्ट में टेस्ट करते हैं अपन, है ना। ग्रुप 1 के अंदर आता है आज होगा प्रभात। ग्रुप 1, ग्रुप 1 में आता है आज होगा प्रभात, दैट इज Ag प्लस Hg2 प्लस प्लस और Pb प्लस प्लस। यह है ग्रुप 1, ठीक है ना। तो अपन पढ़ते हैं इसको, चाय पी लें आप लोग। चल आप लोग भी अपना बॉर्नविटा वगैरह सब पी लें। सो आज होगा प्रभात। अब इसमें ग्रुप 1 आज होगा प्रभात, और इसका जो ग्रुप रिएजेंट होता है, इसका ग्रुप रिएजेंट होता है डाइल्यूट HCl। एक एक करके इसके टेस्ट लगाते जाते हैं। टोटल कुल मिलाकर के ग्रुप 6 होते हैं, पहले भी बता चुका हूं मैं आपको। और एक होता है 0th ग्रुप, ठीक है ना। सो लेट अस स्टार्ट विथ ग्रुप 1। ग्रुप रिएजेंट ग्रुप 1 का क्या है? डाइल्यूट HCl। तो हम इसमें डाइल्यूट HCl डाल देंगे and it will form what? It will form AgCl, Hg2Cl2 एंड PbCl2। और सुबह सुबह की बात है, आज होगा प्रभात। सुबह सुबह सब व्हाइट ही होता है, सारे प्रेसिपिटेट व्हाइट होते हैं। दिस इज व्हाइट, अगेन व्हाइट, अगेन व्हाइट, ठीक है बेटा। जो PbCl2 है इनसॉल्युबल ऑफ कोर्स प्रेसिपिटेट है, वो इनसॉल्युबल इन वाटर भी होंगे। और PbCl2 जो होता है, दे आर ऑल इनसॉल्युबल इन वाटर, बट PbCl2 इट इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर। गर्म पानी में तो सॉल्युबल होता है, इट इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ये AgCl है, ये Hg2Cl2 है, और वो PbCl2 है। सो दैट इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर, करेक्ट है बेटा। उसके बाद यदि हम बात करें तो अगला, तो उसमें हम चलेंगे और बात करेंगे इट इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर। अच्छा चलो अब एक एक करके अपन टेस्ट लगाते हैं इन सब के लिए। तो सबसे पहले PbCl2 के लिए टेस्ट लगाएं। एक्चुअली PbCl2 जो होता है ना, स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में। इट इज स्लाइटली soluble in water, therefore kept in both group 1 and ग्रुप 2। बेसिक फंडा क्या होता है कि आपके पास एक पाउडर होता है, उस पाउडर पे आपको पता नहीं है कि कौन सा ग्रुप है, ग्रुप 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 0 ग्रुप है। आपको कुछ नहीं पता है कौन सा एलिमेंट है यहाँ पर, कौन सा रेडिकल है यहाँ पर, है ना। जैसे हम बेसिक रेडिकल बोलते हैं जो कि बेस से प्राप्त होता है, आपको नहीं पता इसमें क्या है।
तो सीरीज वाइज टेस्ट लगता है। सबसे पहले डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट HCl डालो तो सिर्फ ग्रुप 1 ही प्रेसिपिटेट देगा, उसमें ग्रुप 2 ग्रुप 3 के भी रेडिकल रहेंगे लेकिन वो टेस्ट नहीं देंगे, वो कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे। तो यहां से ये बात प्रूव हो जाती है कि बाकी सबके क्लोराइड वाटर सॉल्युबल है, जो भी अदर ग्रुप में आ रहे हैं उन सबके क्लोराइड वाटर सॉल्युबल में, और ये क्लोराइड वाटर सॉल्युबल नहीं है। जैसे ग्रुप 2 में मान लो आ रहा है होंगे पाकिस्तानी कुत्ते कोड़ी बिंदास, तो Cu++, Hg होंगे Hg++, पाकिस्तानी Pb++, कुत्ते Cu++, कोड़ी Cd++, बिंदास Bi+3। आज सब सुना सुना, वो भी ग्रुप 2B का पार्ट है। तो वहां पर आ जाता है आर्सेनिक +3, Sb+3, Sn+2, Sn+3। ग्रुप 3 पे चले जाएंगे, फेक करालू Fe+3, Cr+3, एल्युमिनियम+3, नीको मंजन। ग्रुप 4 पे चले जाएंगे, Ni+2, Co+2, Mn+2, Zn+2। ठीक है ना। ऐसे ग्रुप 5 पे चले जाएंगे, बेरियम++, कैल्शियम++, स्ट्रोंशियम++, ग्रुप 6 मैग्नीशियम++, ग्रुप 0 अमोनियम आइन। तो इन सबके जो क्लोराइड बनेंगे वो वाटर सॉल्युबल है, वरना वो ग्रुप 1 में ही प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। वो सब वाटर सॉल्युबल है, वरना वो ग्रुप 1 में ही प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। क्लियर है बेटा इतनी बात? तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो हमें ये लगता है कि क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से आया है। अब वो बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोराइड इज सॉल्युबल इन वाटर, और 3 एग्जाम्पल ये वाले दे देगा और 1 एग्जाम्पल CuCl2 दे देगा। अब आप फजन रूल लगाते रहो। कैसे सॉल्व करोगे फजन रूल से? आप कैसे भी नहीं पता लगा सकते हो कि इनमें से कौन सा सॉल्युबल है और कौन सा इनसॉल्युबल है। समझ रहे हो मेरी बात को? इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर। और लेकिन यदि ग्रुप टेस्ट से सोचा जाए तो बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। अरे वाह यार, ये ग्रुप 2 का रेडिकल है, HCl की प्रेजेंस में प्रेसिपिटेट ही नहीं होता है, तो बस ये ग्रुप 1 के 3 प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर के हो जाएंगे और ये अलग प्रेसिपिटेट नहीं होगा। निशान लगाया, अपने बाहर आ गए। और रियलिटी में क्वेश्चन कहां से था? सॉल्ट एनालिसिस से था। आप लोगों आई सपोज दैट आपको ये बात समझ में आएगी ग्रुप टेस्ट लगाते कैसे, सीरीज वाइज टेस्ट लगाते हैं। तो चूंकि ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है पानी में, थोड़ा सॉल्युबल थोड़ा इनसॉल्युबल, तो इसलिए जो है इसको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों में रखा जाता है, और हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है। तो हमारे पास क्या होता है, ऐसा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। अब हमको क्या पता व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट इसका है कि इसका है। तो हम क्या करते हैं, पानी को गर्म कर लेते हैं, जहां सोल्यूशन होता है ना उसका, उस सोल्यूशन को गर्म कर लेते हैं। जब उसको गर्म करेंगे तो यदि PbCl2 हुआ तो वो घुल जाएगा, और फिर अपन छन्नी से छान लेते हैं। जब छानेंगे तो PbCl2 दूसरी तरफ निकल जाएगा, और यदि इनका प्रेसिपिटेट कोई है तो वो छन्नी के एक तरफ रह जाएगा, मतलब छन्नी में वो अटक जाएगा। इसका प्रेसिपिटेट नहीं अटकेगा, वो सोल्यूशन में चला जाएगा। फिर सोल्यूशन को ठंडा कर देंगे। जब ठंडा करेंगे, यदि PbCl2 का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट वहां पर था तो वो ठंडा होने के बाद बाहर आ जाएगा, और हम समझ जाएंगे आइला ये तो PbCl2 है। क्लियर है बेटा? सबको बात समझ में आ गई ना इतनी? तो अब हम पहले टेस्ट किसके लिए लगाएंगे? PbCl2 के लिए, मतलब Pb++ के लिए टेस्ट लगाना हम चालू करेंगे। अब PbCl2 की रिएक्शन जो है वो करा देते हैं K2CrO4 के साथ। तो आपको तो पता है कि जब PbCl2 K2CrO के साथ रिएक्ट करेगा तो PbCrO4 बनाएगा। और आप इस बात को क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में पढ़ चुके हो कि इसका येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। याद करो बेटा, Na2CrO4 की रिएक्शन वहां लेड एसिटेट के साथ कराई थी, PbCrO4 आपको मिला था जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता था। आई होप सो आप लोग को याद आ गया होगा ये वाली बात। ठीक है ना बेटा? तो इतना आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही बेटा PbCl2 की रिएक्शन यदि 2 मोल Ki के साथ कराई जाए तो PbI2 बन जाता है, और ये भी येलो कलर का ही प्रेसिपिटेट होता है, प्लस 2KCl बन जाएगा। ठीक है ना? ये भी येलो प्रेसिपिटेट ही होता है। बस ये 2 टेस्ट बहुत है आपके लिए। ओके बेटा? तो ये किसके लिए टेस्ट हो गया? Pb++ के लिए हो गया। अब अपन टेस्ट AgCl और Ag2Cl2 के लिए लगाएंगे। तो चलो इनके लिए भी अब टेस्ट लगाते हैं। आप कहें तो मैं इसको मिटा दूं। मिटा दूं बेटा? यस। चलो अब जो है इसी स्कीम के तहत मैं टेस्ट लगाऊंगा
AgCl व्हाइट कलर का बन गया था बेटा, उसके लिए चेक करते हैं, उसके लिए टेस्ट लगाते हैं। तो AgCl व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिला है, उसकी रिएक्शन हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर देंगे। आपको तो पता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना लेता है AgNH3 होल ट्वाइस Cl। यदि आपको याद आता हो तो AgCl is soluble in ammonium hydroxide, insoluble in water, it forms the complex। तो ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बन जाएगा, इधर 2 ले लेंगे, H2O यहाँ पर हम आउट कर देंगे। करेक्ट है बेटा, बैलेंस करने के लिए 2 मोल H2O ले लेते हैं, रिएक्शन बैलेंस ही होगी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स हमारे पास बन गया। इसको भी यदि HNO3 में या हाँ HNO3 में रखेंगे तो अमोनियम नाइट्रेट बाहर हो जाएगा और Ag जो है नाइट्रेट के साथ में जा सकता है। HNO3 में यदि रखें तो अमोनियम आयन बाहर हो जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट बाहर हो जाएगा, Ag अलग हो जाएगा। ये कर सकते हैं अपन, वैसे ये टेस्ट उन्होंने दिया तो नहीं है। अच्छा हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, ये Cl बचा हुआ है ना, तो AgCl बन जाएगा यदि HNO3 की प्रेजेंस में इसको रखा जाए। वही मैं बोल रहा था, Ag अलग सिर्फ अकेला कैसे हुआ। हाँ, ये अमोनियम जो है ये H+ को रिसीव कर लेगा, 2 मोल लेके आओ, H+ को रिसीव कर लेगा अमोनिया। तो ये जैसे ही H+ को रिसीव करेगा अमोनिया, वैसे ही उसका संबंध इसके साथ खत्म हो जाएगा जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ था। तो ये अमोनियम आयन बन जाएगा प्लस नाइट्रेट हो जाएगा। सो इट फॉर्म्स अमोनियम नाइट्रेट, दैट इज NH4NO3 2 मोल, और AgCl वापस से प्रेसिपिटेट बन जाएगा आपको व्हाइट कलर का। ठीक है, इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, यदि रिएक्शन Ki के साथ करा दी जाए तो AgI का जो प्रेसिपिटेट होता है वो ज्यादा अच्छा प्रेसिपिटेट होता है, या ये बोले उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है वो और कम होता है, मतलब वो सॉलिड स्टेट में और ज्यादा स्टेबल है। तो आगे की तरफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, AgI बन जाएगा जो कि येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है। और आपको तो पता है AgI इज इनसॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यदि इसकी रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ की जाए तो नो रिएक्शन होगी, नो रिएक्शन। आपको पता है ना बेटा, AgBr सॉल्युबल होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, AgCl सॉल्युबल होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, लेकिन AgI इनसॉल्युबल होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, उसकी सॉल्युबिलिटी और ज्यादा कम होती है। हमको पता है कि डाउन द ग्रुप जाने पे सॉल्युबिलिटी और ज्यादा कम होती जाती है। किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं बेटा, बहुत काम की रिएक्शन है, और P ब्लॉक D ब्लॉक सब रिवाइज हो रहा है यहाँ पर। ठीक, चलो, तो ये टेस्ट हुआ किसके लिए, AgCl के लिए। अपन ने कुछ रिएक्शंस कर ली, उसके बाद में हम जो रिएक्शन करेंगे वो करेंगे Hg2++ के लिए। तो थर्ड ये आ गया, सेकंड पहला वो हो गया था, अब थर्ड आ जाता है। तो Hg2Cl2 जो हमारे पास है, इसको अपन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट दे देगा कुछ, और जो ब्लैक कलर का कंपाउंड हमको यहाँ प्राप्त होता है वो होता है Hg+ NH2Cl। ये ब्लैक कलर का होता है, दिस इज ब्लैक कलर कंपाउंड इज फॉर्म्ड, और साथ में अमोनियम क्लोराइड प्लस 2H2। ये सब बैलेंस रिएक्शन याद नहीं करनी है आपको, इसमें तो हम पागल हो जाएंगे यदि बैलेंस रिएक्शन याद करेंगे। हम मोटा मोटा याद करना होता है। जो ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस है ब्लैक कलर का कंपाउंड बना देता है, और ये ब्लैक कलर का जो कंपाउंड है Hg रिलेटेड जो कंपाउंड है ज्यादातर वो सॉल्युबल जो है एक्वा रिजिया में ही होते हैं। तो इसके बाद में हम इसकी रिएक्शन कर देंगे किसके साथ, एक्वा रिजिया के साथ में इसको। और जब एक्वा रिजिया के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको पता है कि एक्वा रिजिया के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो it is soluble in aqua regia, Hg NH2Cl plus HCl plus HNO3, जिसमें 3 मोल HCl होता है, दिस इज एक्वा रिजिया। अब सिंपल सी बात यह है कि ये रिएक्ट करके क्या बना लेगा, HgCl2 बना लेगा, है ना। बाकी रिएक्शन छोड़ दो,
कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इतना याद रखो HgCl2 बना लेगा, ठीक है। एक्वा रिजिया से Cl आएगा, Ag उसके साथ रिएक्ट करके HgCl2 बना लेगा, बाकी क्वेश्चन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब ये जो HgCl2 होता है बेटा, ये खुद रिएक्ट कर सकता है किसके साथ में, SnCl2 के साथ। और जब ये SnCl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो दो स्टेप में रिएक्शन होती है, ये बनाता है SnCl4 प्लस Hg2Cl2। आपको पता है ये बात, क्या क्या कहते हैं, ज्यादा स्टेबल नहीं होता है कौन, Hg का क्लोराइड, क्योंकि Hg इज अ नोबल कंपाउंड, तो नोबल एलिमेंट, तो उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। जबकि Sn जो है +2 में नहीं +4 में ज्यादा स्टेबल होता है, तो वो क्लोरीन लेना चाहेगा, जबकि ये नोबल है तो ये क्लोरीन देना चाहेगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ जाएगी। अभी भी Hg के पास 2 Cl बचे हुए हैं, यदि फर्दर एक बार फिर SnCl2 के साथ रिएक्शन करा दी जाए तो ये बचे हुए 2 Cl भी दे देगा, और ये बन जाएगा SnCl4 प्लस Hg, जो कि ग्रे कलर का प्रेसिपिटेट होता है, जो कि ग्रे कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। क्या बात क्लियर है? ये Hg के लिए टेस्ट भी हो गया। तो ग्रुप 1 के सारे टेस्ट खत्म हो गए बेटा। Pb++ के लिए टेस्ट लगा लिया आपने, PbCl2 बनाया था, PbCl2 को सोडियम क्रोमेट के साथ में आपने रिएक्शन किया था, PbCrO4 येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिला था, ठीक है बेटा। और आपने PbCl2 को Ki के साथ क्रिएट किया था, अगेन येलो कलर का PbI2 आपको मिल गया था। फिर AgCl को अपन ने अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल किया और हमको क्या मिला, AgNH3 होल ट्वाइस Cl बाहर, उसको HNO3 में डाला तो AgCl वापस से मिल गया और अमोनियम नाइट्रेट मिल गया, या उसकी रिएक्शन Ki के साथ कराई तो AgI मिला, जो कि इनसॉल्युबल था अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। उसके बाद हमने टेस्ट लगाया Hg+Hg2++ के लिए, ऑलरेडी हमें Hg2Cl2 मिल गया था जो कि व्हाइट कलर का था, उसे जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डाला तो हमें मिला Hg+HgNH2Cl, जो कि ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट था। उस ब्लैक कलर के कंपाउंड को अपन ने एक्वा रिजिया के साथ ट्रीट किया, उसने HgCl2 वापस से दे दिया। जो HgCl2 था, यदि उसकी रिएक्शन हम SnCl2 के साथ करेंगे तो 2 स्टेप में Hg प्राप्त हो जाएगा और SnCl4 प्राप्त हो जाएगा। आई होप सो मैं अपनी बात आप सबको समझा पाया, आप सब लोग इस बात को समझ पाए, और ग्रुप 1 इज ओवर। मोटा मोटा याद करना है, जैसे मैंने बोला है वैसे याद करना है, एक एक इक्वेशन की एक एक पार्ट को, एक एक बैलेंसिंग को याद करोगे पागल हो जाओगे और एग्जाम में काम भी नहीं आएगा। तो मोटे मोटे सेंटेंस हमें याद करने पड़ते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही, ठीक है ना। चलो नोट करो। बता दो बेटा, चलाए ओ गाइस। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब अपन आते हैं ग्रुप 2 पे। तो ग्रुप 2 में क्या क्या आता है? ग्रुप 2 में बेटा 2 चीजें आती है, ग्रुप 2A और ग्रुप 2B। ऐसे करके हमने ग्रुप 2 को 2 भाग में बांट दिया। पर पहले समझे तो ग्रुप 2 का जो ग्रुप रिएजेंट होता है, ग्रुप 2 का ग्रुप रिएजेंट जो है वो होता है H2S इन प्रेजेंस ऑफ HCl डाइल्यूट। अब होता क्या है कि H2S टूट के देता है 2H प्लस प्लस सल्फाइड। हेयर
HCl added is a strong electrolyte, but H2S is a weak electrolyte. Therefore, HCl reduces sulfide concentration due to common ion effect. Common ion effect, very important. आयनिक इक्विलिब्रियम में भी था ये, यदि आपको याद आ रहा हो तो। आयनिक इक्विलिब्रियम में भी ये चीज दी आपके मॉड्यूल में, और इधर भी है। दोनों चैप्टर से क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, ठीक है बेटा। तो आई होप सो कि आपको यदि ये क्वेश्चन आता है इस तरीके से तो आप इसको डील कर लोगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कॉमन आयन इफेक्ट यहां पर लग जाता है और सल्फाइड की मात्रा कम हो जाती है रिलेटिवली। यदि सल्फाइड की मात्रा ऊपर रहती बेटा तो डिसएडवांटेज क्या होता? डिसएडवांटेज ये होता ग्रुप 4 भी प्रेसिपिटेट हो जाता, ठीक है बेटा। एडवांटेज of doing so is that otherwise group 4 ions would also precipitate in higher sulfide concentration। तो डिस्टिंग्विश करना मुश्किल पड़ जाता है। एक्चुअली ग्रुप 4 भी सल्फाइड प्रेसिपिटेट होता है, ग्रुप 2 भी प्रेसिपिटेट होता है, लेकिन ग्रुप 2 के जो सल्फाइड होते हैं वो लेस सॉल्युबल होते हैं। दस जो प्रेसिपिटेट पहले बनाता है वो लेस सॉल्युबल होता है। वी कैन से दैट, thus we can say that group 2 sulfides are group 2 sulfide are less soluble। ग्रुप 2 के जो सल्फाइड होते हैं they are less soluble than group 4 sulfides। group 4 sulfides, that is solubility product of group 2 sulfide is lower than ग्रुप 4 सल्फाइड। जैसे मैं एक ग्रुप 2 ले लेता हूं मेंबर, जैसे मान लो मैंने CuS ले लिया, तो ये जब सॉल्युबल होगा तो ये बनाएगा Cu+++ सल्फाइड, और ZnS ले लिया, ये ग्रुप 4 का है बेटा, ये ग्रुप 2 का है और ये ग्रुप 4 का है। निको मंजन, उसमें जिंक आता है। जब ये सॉल्युबल होगा तो ये बनाएगा Zn++ सल्फाइड, करेक्ट है। अब जो ये सॉल्युबल होगा तो इसमें सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? जो लेट प्रेसिपिटेट बनाएगा, जो जल्दी प्रेसिपिटेट बनाएगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो सॉल्युबिलिटी इसका जो प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, KSP। वो क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Cu++ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड। जबकि इसका KSP क्या होता है? इसका KSP होता है जिंक++ और
सल्फाइड प्लस प्लस। क्या बात क्लियर है सबको? तो ऑब्वियसली इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी कम है तो इसका कंसंट्रेशन कम है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी कम होगा। इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी ज्यादा होगा। तो बेटा इसकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ZnS मोर सॉल्युबल देन CuS। और हमको ये बात पता है कि सोडियम के ज्यादातर कंपाउंड जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो Na2S विल बी फर्दर मोर सॉल्युबल देन देम। अब एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आया जिसमें उन्होंने पूछा कि सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या है, Na2S, ZnS और CuS में। अब वो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में जो है क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है, आप केमिकल बॉन्डिंग में फजन रूल से आप समझा देते हो उसको, जबकि इट इज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड दैट बाय फजन रूल। लॉजिकली आप कुछ भी कनेक्शन कर दो, आप बोल दो कि जिंक का साइज बड़ा है इसलिए वो कम पोलराइजेशन करता है, ब्ला ब्ला ब्ला, पर फील कभी नहीं आती बेटा, फील कभी नहीं आती। और कॉपर का साइज छोटा है इसलिए ऐसा हो गया, तो अपन ने फजन रूल से बोल दिया ठीक है, सोडियम ने कम पोलराइजेशन किया, उसमें पोलराइजेबिलिटी कम थी, आयनिक करेक्टर ज्यादा था, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा थी, वगैरह 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 आप बातें बोल दो। लेकिन रियलिटी में क्वेश्चन आया कहाँ से? रियलिटी में क्वेश्चन आया सॉल्ट एनालिसिस से। तो इधर से तो हमें समझ में आ जाता है एक ग्रुप 4 का और एक ग्रुप 2 का है, तो ग्रुप 2 का इज लेस सॉल्युबल एंड ग्रुप 4 का इज मोर सॉल्युबल। आई सपोज दैट यू अंडरस्टैंड दिस। और सोडियम के ज्यादातर कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसलिए हम सोडा एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। जो जो रेडिकल्स किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के एलिमेंट के साथ में इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाते हैं, वही सोडियम के साथ में सॉल्युबल कंपाउंड बना देते हैं। तो हम क्या करते हैं, Na2CO3 के साथ उस पर्टिकुलर इनसॉल्युबल कंपाउंड को गर्म कर देते हैं, जिससे वो सोडियम के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है और वो वाटर में सॉल्युबल होता है, उसको हम सोडा एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। खैर वो एक डिफरेंट इशू है, लेकिन हमें ये बात तो पता होनी चाहिए कि सोडियम के ज्यादातर कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? वाटर सॉल्युबल होते हैं। आई सपोज दैट आप सबको मैं अपनी बात समझा पाया हूँ, आप सब लोग मेरी बात को समझ पाए हो। क्लियर है बेटा इतनी बात? टुक टुक, क्लियर क्लियर क्लियर, डन डन, ओके। तो ये पूरा आपको पता होना चाहिए। अच्छा बेटा आप लोगों का सिलेबस खत्म हो गया क्या? आप लोगों का सिलेबस खत्म हो गया है? अब आपकी क्लासेस नहीं लगेंगी? अब आपकी कोई क्लासेस नहीं लगेंगी? ओह दैट्स गुड, बढ़िया। चलो तो आज मैं ये खत्म कर दूंगा, तो फिर आपका सिलेबस ओवर, फिर आपकी कोई क्लासेस वगैरह नहीं लगेंगी। तो रिवीजन क्लास भी इस हफ्ते नहीं लगी है शायद ना, शेड्यूल मैंने कल देखा था, कोई रिवीजन क्लास नहीं थी। जूलॉजी बॉटनी खत्म नहीं हुआ क्या? जूलॉजी बॉटनी खत्म हो गया क्या? बाकी है तो क्लास क्यों नहीं लगी उसकी? अच्छा वो 9-1 वालों का है, 8-1 वालों का खत्म हो गया होगा शायद, ऐसा है। 9-1 का बचा हुआ है, 8-1 का खत्म हो गया, तो शायद दोनों की रिवीजन क्लास फिर एक साथ ही चालू हो, ऐसा कुछ होगा। 9-1 में बेटा कितने दिन का बचा हुआ है? 9-1 में कितने चैप्टर्स बचे हुए हैं जूलॉजी में अभी? फ्राइडे तक क्लास है, ओके, फिर खत्म हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा इसका मतलब। ठीक है, बढ़िया है। तो आप रिवीजन चालू कर दो अब, मतलब यदि आपका खत्म हो गया तो आप जब तक आपकी रिवीजन क्लास लग रही है तब तक आप अपने स्केल पे ही रिवीजन चालू कर देना अभी, है ना? रोज एक एक लेक्चर देखते जाओ। मैं तो रिवीजन करा ही रहा हूँ शाम वाले बैच की, तो शाम वाले बैच को मैं रिवीजन अभी करा रहा हूँ, वहां पे गैशियस स्टेट चल रहा है अभी। और फिर उसके बाद में जो है आपके पास वो पहुंच ही जाता है उसके रूप में, रिकॉर्डेड लेक्चर पहुंच जाता है। तो ऐसे करके आप देखना चालू कर दो, मतलब एक बार सिलेबस खत्म हो गया तो देखना चालू कर दो रिवीजन लेक्चर्स को, और एक एक लेक्चर को करके निपटाते जाओ, एक एक दो दो करके निपटाते जाओ। फास्ट स्पीड पे निपटाया करो, है ना? 1.75 की स्पीड पे इसको रखा करो। और जो लेक्चर 1 घंटा 20 मिनट का वो 35 मिनट में खत्म हो जाता है, तो आप 1.5 घंटे के अंदर लगभग 2 लेक्चर अपने निपटा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? और आपका रिवीजन भी होता जाएगा। और ऐसे समय इन लेक्चर्स को देखा करो जब आप पढ़ के थक जाओ, थोड़ा लगे कि हाँ बोर हो गए, चलो आओ आकर के ये बैठे बैठे सुन लेते हैं, बैठे बैठे सुन लेते हैं, बस ऐसे करके। तो 2-4 बार सुनोगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है ना? 2-4 बार सुनोगे अपने आप ही याद हो जाएंगे लेक्चर्स। तो इस तरीके से अपन को काम करते रहना। चलो भाई इसको नोट कर लो झटापट फटाफट, जल्दी जल्दी नोट कर लो भाई। तो खैर आप लोगों ने नोट कर लिया बेटा? चलो बहुत बढ़िया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना? फटाफट झटाफट, आओ बेटा।
ओके बेटा, चलो तो ग्रुप 2 चालू कर रहे थे अपन। ग्रुप 2 में एक होता है ग्रुप रिएजेंट, आपको पता लगी क्या? तो ग्रुप 2 को भी अपन ने दो भाग में बांटा है। जो दो भाग ग्रुप 2 में है उसमें पहला है जिसमें आता है Hg प्लस प्लस, Pb प्लस प्लस, Cu प्लस प्लस, Cd प्लस प्लस, प्लस प्लस। ग्रुप रिजेंट आपको पता ही है क्या है? H2S इन प्रेजेंस ऑफ HCl। मतलब ये क्या प्रेसिपिटेट बनाने वाले हैं? मतलब ये बना देगा HgS, PbS, CuS, CdS और PbS। अरे दो बार लिख दिया। होंगे पाकिस्तानी कुत्ते कोड़ी बिंदास, Bi+3। Bi+3, ठीक है बेटा, Bi+3 करेक्ट है बेटा। ओके चलो, तो होंगे पाकिस्तानी कुत्ते, होंगे पाकिस्तानी कुत्ते कोड़ी बिंदास। बेटा कुत्तों को बोला है हमने, इसलिए किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर पाकिस्तानी लोगों को कुत्ते क्यों कह रहे हैं। वैसे तो वो डिजर्व भी करते हैं काफी हद तक, लेकिन और जनरली उनके पॉलिटिशियंस, जनता खराब नहीं है मेरे को लगता है, जनता दोनों तरफ की ही खराब नहीं होती है, पॉलिटिशियंस घटिया होते हैं। जैसे आपने अभी इमरान खान के स्टेटमेंट सुने होंगे जिसमें वो कुछ सरकाज़्म में इंडिया के कोरोना को डिस्क्राइब कर रहा है, उसको बहुत सिंपैथी दिख रही है लोगों के साथ में। हमको सब पता है कितनी सिंपैथी है तुमको हमारे साथ में। खैर जो भी हो, लोगों के बारे में ऐसा विचार नहीं रखना चाहिए। लोग तो सब जगह के अच्छे होते हैं, पॉलिटिक्स सब जगह खराब होती है। तो होंगे पाकिस्तानी कुत्ते कोड़ी बिंदास, करेक्ट है बेटा। कोड़ी मतलब आप समझते होगे, कोड़ी मतलब लेप्रेसी होता है ना, लेकिन कुत्तों के लिए यूज किया है इसलिए किसी को माइंड नहीं करना चाहिए। अब सारे कुत्ते काले हैं सिर्फ इसको छोड़कर के, मतलब ये प्रेस्पेक्ट ब्लैक है, ये भी काला है, ये भी काला है, और ये जो है ये भी काला है, ब्लैक है, और ये येलो है, ये येलो है। क्लियर है बेटा इतनी बात? तो होंगे पाकिस्तानी कुत्ते कोड़ी बिंदास, ये सब ब्लैक ब्लैक ब्लैक, येलो और ब्लैक हो जाएगा, करेक्ट है बेटा इतनी बात? तो दैट इज इट। अब क्या याद रह जाएगा? सारे कुत्ते काले हैं सिर्फ सीडीएस को छोड़ करके, सारे कुत्ते काले हैं सिर्फ सीडीएस को छोड़ करके। क्लियर है बेटा इतनी बात? तो होंगे पाकिस्तानी कुत्ते कोड़ी बिंदास, तो एक दिन अपन कोड़ी बिंदास हो गए, तो दूसरे दिन आज सब सूना सूना, दूसरे दिन आज सब सूना सूना। आजकल है ही जीवन में सब सूना सूना। तो आज मतलब AS+3, सब मतलब SB+3, SN+2 और SN+4। करेक्ट है बेटा? थोड़ा सा सूना तो +2, ज्यादा सूना तो +4। और ये आज सब सूना सूना हो गया, ये भी सल्फाइड बनाएंगे, तो इसकी वैलेंसी 3 है, तो ये AS2S3 बनाएगा, ये SB2S3 बनाएगा, ये SNS बनाएगा, और ये SnS2 बनाएगा। क्लियर है बेटा? आर्सेनिक, SB, SN, SN। तो ये भी येलो प्रेसिपिटेट है। दुनिया येलो से चालू होती है और दुनिया येलो पर ही खत्म हो जाती है। करेक्ट है बेटा? बच्चा जब पैदा होता है ना तो भी वो थोड़ा येलोइश होता है, नियोनेटल जॉन्डिस बोलते हैं उसको, और जब हम जाते हैं इस दुनिया से तो भी येलो ही होते हैं।
तो दुनिया यहाँ से चालू हुई, ज्यादा सूना हुआ तो ज्यादा येलो हो गए। क्लियर है? SBS, तो मैंने इसको ऐसे याद किया था, SBS मतलब शरद भाटिया सर मेरे लिए संतरे लेके आए हैं, तो ऑरेंज कलर का LN में ही पढ़ाते हैं, मैंने उनके नाम से रख दिया। आपके जीवन में SBS कोई और हो सकता है, जैसे आपके जीवन में फिलहाल BPS है, लेकिन वो इस शॉर्ट फॉर्म में फिट नहीं हो रहा है, लेकिन SBS आप अपने जीवन में कोई ना कोई उठा करके लेके आ सकते हो, है ना। SBS, ठीक है ना, ऑरेंज कलर का, ठीक है ना। अब आप आपके सामने तो फिलहाल कोई नहीं है, जैसे समीक्षा है, उसका नाम समीक्षा साहू है, लेकिन वो इससे फिट नहीं हो पा रहा है। SBS शरद भाटिया सर, ये अच्छा फिट हो रहा है, तो ये संतरे लेके आया। क्लियर? सो SBS मतलब शरद भाटिया सर आपके लिए संतरे लेके आए। SNS जब थोड़ा सूना होता है तो ब्राउनिश, ब्राउन ब्लैक कलर होता है, ज्यादा सूना हो जाता है तो फिर येलो हो जाता है। क्लियर है? ये भी याद हो जाएगा आपको। अच्छा, ये ग्रुप 2A है और ये ग्रुप 2B है। तो ग्रुप 2A जो होता है बेटा, ये जो है, ये पूरा जो है, ये है ग्रुप 2A, और ये जो पूरा है ये है ग्रुप 2B। तो जो ग्रुप 2A होता है बच्चों, जो ग्रुप 2A होता है बच्चों, वो कैसा होता है, वो जो होता है वो क्या बोले इसको, येलो अमोनियम सल्फाइड में ये सब सॉल्युबल नहीं होते हैं। वैसे भी कुत्ते भाव भाव करते हैं, यास यास नहीं करते हैं। इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन YAS, यास, यास मतलब येलो अमोनियम सल्फाइड, येलो अमोनियम सल्फाइड, करेक्ट। तो क्या बोला मैं आपसे बोला कुत्ते यास यास नहीं करते, कुत्ते भाव भाव करते हैं, तो इनसॉल्युबल इन यास। और यहां पर क्या है, दिस इज सॉल्युबल इन यास। तो ये येलो अमोनियम सल्फाइड में सॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। इस आधार पे हमने इसको ग्रुप 2A और ग्रुप 2 में बांटा है। जो H2S, जो H2S ओब्लिक HCl की प्रेजेंस में प्रेसिपिटेट दे दे, वो ग्रुप 2, ग्रुप 2। लेकिन ग्रुप 1 के एलिमेंट बाहर हो चुके हैं, अब ग्रुप 2 के लिए अपन टेस्ट लगा रहे हैं। ग्रुप 1 बाहर हो चुका है, अब टेस्ट लग रहा है ग्रुप 2 के लिए। ये बात आपको याद रखनी है, ग्रुप 1 खत्म हो चुका है, अब जो टेस्ट लग रहा है वो ग्रुप 2 के लिए लग रहा है। तो ग्रुप 2 में हमने क्या मिलाया, H2S इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो जब H2S इन प्रेजेंस ऑफ HCl मिलाया तो हमें प्रेसिपिटेट तरह तरह के मिल गए, लेकिन प्रेसिपिटेट का वो पार्ट जो येलो अमोनियम सल्फाइड में सॉल्युबल होगा वो ग्रुप 2B का पार्ट बना, और वो पार्ट जो इनसॉल्युबल होगा ग्रुप 2A का पार्ट बना। ग्रुप 2A में भी ये 5 प्रेसिपिटेट मिलते हैं, जिसमें से ये 4 काले हैं, एक पीला है, और यहाँ पर टोटल 4 हैं, जिसमें कि 2 पीले, एक ऑरेंज है और एक ब्राउन कलर का है। आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी और याद भी हो रहा होगा आपको जो जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलो आप इसको उतार लो, उसके बाद में आपको एक एक एलिमेंट को लेकर के बात करते हैं। यही ग्रुप है जो बड़ा है, इसके बाद तो सब छोटा है, इसके बाद तो 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 1 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, ऐसे करके टेस्ट है, एक एक 2 लाइन के टेस्ट है, ज्यादा बड़े नहीं है। वो जो भी बड़ा है ग्रुप 2 ही बड़ा है। चलो ठीक। अब यदि मान लो आज ही आधे घंटे का बच गया तो हम कब कंप्लीट करेंगे? कल आपकी क्लास कितने बजे? 9-1 वालों की क्लास सुबह 7 बजे से ही बेटा, कल 9-1 वालों की क्लास सुबह 7 बजे से ही चालू है क्या बेटा? सुबह 7 वाली नहीं है? अच्छा, 8:35 से, ठीक है। यदि बच गया तो कल सुबह 7 बजे अपन क्लास लगा सकते हैं फिर, है ना। यदि बच गया तो सुबह 7 बजे क्लास लगा सकते हैं ना। हाँ ठीक है। आज कैसे लेंगे? आज तो तुम लोग की क्लास है ना रात को 8 बजे। आज 9-1 वालों की क्लास नहीं है क्या? नहीं, नेक्स्ट तो है, उसके बाद थर्ड लेक्चर किसका है? थर्ड लेक्चर किसका है? 9-1 वालों में थर्ड लेक्चर किसका है? जूलॉजी का है ना लेक्चर, तो कैसे ले लेंगे? हम्म चलो हो गया ये, आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट लेक्चर का टाइम हो गया क्या बेटा? 8:20 हो गए क्या? नहीं अभी नहीं, टाइम है, कोशिश करते हैं आज खत्म हो जाए, लेकिन
मैं जल्दबाजी में कुछ खत्म नहीं करना चाहता बेटा। वैसे तो मेरे लिए बहुत आसान था खत्म करना, मैं बोलता देखो ग्रुप 1 ग्रुप 2 तो खत्म हो गया, बस इतना ही आएगा एग्जाम में। पर डी ब्लॉक की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन फिर रिवाइज नहीं हो पाती बेटा, है ना। खत्म करने को तो सिलेबस आपको पता है कैसे होता है सिलेबस खत्म। खत्म करने का तो बेस्ट तरीका ये है कि आप यही बोल दो कि सॉल्ट एनालिसिस नीट के सिलेबस का ही पार्ट नहीं है, हो गई सिलेबस खत्म। आपको सिर्फ इतना ही तो बोलना है कि हमारे मॉड्यूल में नहीं है, नीट का पार्ट नहीं है, तो खत्म। पर आप तो जानते हो कि ऐसे मतलब चालाक बनना अच्छी बात नहीं है। ज्यादा चालाक जो बनते हैं ना उनके कचरे होते हैं बाद में। ठीक है बेटा, यही होता है। अब ये आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट है, कायदे की बात ये है जो अभी आपने बहुत सारा पढ़ा है। अब आयनिक इक्विलिब्रियम में ये सब डिस्कस नहीं होता, क्योंकि वो उनके हिसाब से ये आईओसी में डिस्कस होना चाहिए। आईओसी में बोल देंगे कि चैप्टर ही नहीं है, तो फिर कब डिस्कस होगा। चलो अब हम पढ़ते हैं ग्रुप 2 में, पर हम तो ऐसे नहीं है, हम तो डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है ना बेटा। तो चलो अब तक हमने जो पढ़ा उसी को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ते हुए अपन बात करते हैं। तो ग्रुप 2 में 2A और 2B के लिए टेस्ट लगाएंगे। ठीक है बेटा। अब क्या हुआ बेटा, ग्रुप 2A में क्या क्या था हमारे पास। ग्रुप 2A में हमारे पास था HGS होंगे, पाकिस्तानी कुत्ते, कोड़ी, बिंदास। ठीक बेटा। अब ये जो चार होते हैं, ये HNO3 में सॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल इन HNO3, जबकि ये जो होता है इनसॉल्युबल इन HNO3, of course concentrated, but soluble in aqua regia। ये वाली कहानी तो आप समझ गए होंगे, जब एक्वा रीजिया में ही जाएगा तो 3 मोल HCl प्लस HNO3, और 3 मोल HCl प्लस HNO3 देता क्या है एक्चुअली आपको पता होगा, वो देता है NoCl प्लस 2Cl प्लस H2, मतलब NoCl Cl प्लस H2। ये Cl HgS के साथ में रिएक्ट करके HgCl2 बना लेगा। आगे की कहानी तो आपको पता ही है बेटा। ये SnCl2 के साथ रिएक्शन करके Hg2Cl2, उसके 2 मोल ले लो, प्लस SnCl4 बना देता है, जो कि फर्दर रिएक्ट करता है SnCl2 के साथ में टू गिव ग्रे कलर Hg प्लस SnCl4, ग्रे कलर। ठीक है बेटा। इसके अलावा HgCl2 Ki के साथ रिएक्ट करके HgI2 भी बना सकता है, येलो कलर का पेस्पेट होता है। खैर इतनी बात सबको समझ में आ गई। और ये सॉल्युबल कहाँ है, HNO3 में सॉल्युबल है। तो ये HNO3 में सॉल्युबल होकर के क्या बना देगा, ऑफ कोर्स दिस विल फॉर्म PbNO3 whole twice, CuNO3 whole twice, CdNO3 whole twice, and BiNO3 whole thrice। करेक्ट है बेटा, ये बना दिया। सबको समझ में आया कुछ कुछ स्कीम।
आई होप सो कुछ कुछ स्कीम सब लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है बेटा, चलो इसके बाद इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड इन टू पार्ट्स and mix it with and to one part add H2SO4। H2SO4 में एक ही है जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, only PbSO4 forms white precipitate, others don't, others don't। तो लो भाई, PbSO4 अलग हुआ मतलब Pb++ अलग हो गया। ये कैसा बनाया बेटा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना लिया, किसने, PbSO4 ने। तो Pb जो हुआ आपका क्या हो गया, अलग हो गया। अरे बोलो आ रहा है। और ये तीन चीजें अलग हैं आपके पास में। यदि आपके पास में मान लो, यदि आपके पास ये चार चीजें हैं, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लो। एक पार्ट ये ले लिया थोड़ा बड़ा, ये थोड़ा छोटा, इसमें H2SO4 डाला। यदि H2SO4 डाला और व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल गया, मतलब Pb++ पॉजिटिव है, मतलब Pb++ प्रेजेंट है। क्लियर है बेटा, ये कहानी खत्म हो गई। अब जो दूसरा पार्ट है उसमें इनके लिए टेस्ट लगाएंगे। तुम लोगों को मेरी कहानी समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। जो H2SO4 है उसने प्रेसिपिटेट बना लिया Pb नाइट्रेट, समझ में आया कि नहीं आया बेटा, जल्दी बोलो, स्कीम पूरी समझ में आई। ग्रुप 2A था इनसॉल्युबल इन येलो अमोनियम सल्फाइड, ग्रुप 2A सल्फाइड्स इनसॉल्युबल इन यास। कुत्ते भाव भाव करते हैं, यास यास नहीं करते। तो उस आधार पे ये प्रेसिपिटेट मिले। इन प्रेसिपिटेट्स में से एक, सारे प्रेसिपिटेट HNO3 में सॉल्युबल थे सिवाय इसके, ये एक्वा रीजिया में सॉल्युबल था। ठीक है बेटा, ये HNO3 में सॉल्युबल होकर सबने नाइट्रेट बना लिया। इसको दो पार्ट में बांट लिया, इसको दो पार्ट में बांट करके H2SO4 के साथ ट्रीट किया। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिला मतलब Pb++ प्रेजेंट है, नहीं मिला मतलब एब्सेंट है। बाकी सेकंड जो आपके पास सैंपल है उसके साथ तीनों के टेस्ट अपन लगाना चालू कर देंगे। ठीक है बेटा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार। इतनी स्कीम याद हो गई हो तो मैं इसको मिटाऊंगा और उसके बाद आपको आगे की स्कीम पढ़ाऊंगा। है सब लॉजिकल, एकदम बढ़िया और मस्त। कर लो बेटा इसको फटाफट। स्क्रीनशॉट हो गया बेटा, डन। चलो अब यदि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया हो तो ले लिया। अब बच्चों देखो, मैं दोनों हाथ से मिटा लेता हूँ, ऐसा नहीं मतलब। एक पिक्चर थी ना 3 इडियट्स, उसमें दोनों हाथ से लिख लेता था वो। और मैंने भी टेक्निक सीखी है, मैं दोनों हाथ से मिटा लेता हूँ, उसकी रिवर्स टेक्निक। इस बात का मेरे को घमंड भी नहीं। तो खैर आगे बढ़ते हैं। सब लोग हैं ना बेटा, भाग तो नहीं गए ना। अच्छा टाइम हो गया क्या, 8:15 हुए, 5 मिनट बाकी है। तो टेस्ट बढ़िया चल रहे थे हमारे। अब हमारे पास क्या बचा था बेटा, CuNO3 होल ट्वाइस बचा था, और होंगे पाकिस्तानी कुत्ते कोड़ी CdNO3 होल ट्वाइस बचा था, और BiNO3 होल थ्राइस बचा था। इसमें हम मिलाते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं इसमें तो तीन चीजें बनती हैं बच्चों। ये कॉपर है,
आप समझ लोगे। कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होती है, तो इट विल फॉर्म NO3 होल ट्वाइस। ठीक बेटा। कैडमियम भी सेम होता है, CD NH3 4 नाइट्रेट हो जाएगा होल ट्वाइस, और यहां बन जाता है BiOH होल थ्राइस। दिस इज व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये सॉल्युबल फॉर्म में होता है। क्या कलर होगा इसका? ब्लू सोल्यूशन। याद आया? दिस इज कलरलेस सोल्यूशन। तो आप देखो BiOH होल थ्राइस अलग हो गया बेटा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में मिलाया BiOH होल थ्राइस अलग हो गया। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई है? BiOH होल थ्राइस का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट अलग हो गया। यदि इसको मैं डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करूंगा तो आपको पता है ये BiCl3 बना देगा, जो कि एक्सेस ऑफ पानी मिलाने पर BiOCl बना लेगा, जो कि व्हाइट कलर की टर्बिडिटी होती है। नाउ दिस इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाइट कलर की टर्बिडिटी होती है। अरे तुमने पढ़ा होगा ना बेटा, NCl3 का हाइड्रोलिसिस, PCl3 का हाइड्रोलिसिस, ASCl3 का हाइड्रोलिसिस, SbCl3 का हाइड्रोलिसिस और BiCl3 का हाइड्रोलिसिस। जब BiCl3 का हाइड्रोलिसिस होता है तो BiOCl बनता है। SbCl3 का हाइड्रोलिसिस होता है तो SbOCl बनता है। एक बार नहीं, एग्जाम में कई बार आ चुका है कि यदि BiCl3 का हाइड्रोलिसिस, लेकिन वो पी ब्लॉक के मत्थे ठोक देते हैं उसको कि पी ब्लॉक से आया, नहीं आया, पी ब्लॉक से यहाँ से आया। BiCl3 का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो BiOCl बनता है, जो कि व्हाइट कलर की टर्बिडिटी होती है। और आगे जाकर के Sb आने वाला है। जब Sb आएगा तो वहां भी सेम टेस्ट लगेगा। SbCl3 का हाइड्रोलिसिस कराएंगे, वहां भी व्हाइट कलर की टर्बिडिटी मिलेगी SbOCl की। और इसका रीजन भी होता है, पूछते हैं एग्जाम में ये कि BiOCl क्यों मिला, BiOH होल थ्राइस क्यों नहीं मिल गया। तो उसके लिए अपन रीजन ये देते हैं कि BiOCl जो होता है आयनिक कंपाउंड होता है, तो स्टेबल होने के कारण वो BiOCl में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स आयनिक नेचर। द सेम रीजन इज गिवन इन SbOCl। खैर वो अलग हो गया बेटा। अब ये दो चीजें बची, एक येलो कलर का और एक कलरलेस सोल्यूशन। तो यहां तक चूंकि आप सबको समझ में आ गया है तो आप सबको मुबारक हो, बहुत बढ़िया जो आप समझ रहे हो यहाँ तक। इसके बाद अपन आप टेस्ट किसके लिए लगाने वाले हैं? कॉपर के लिए लगाने वाले हैं, और टेस्ट लगाने वाले अपन किसके लिए? कैडमियम के लिए। ठीक है ना? तो आई सपोज दैट, हाँ, अपन 10 मिनट में वापस से टेस्ट लगाते हैं, वाला कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10 मिनट के लिए होल्ड कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद वापस से अपन चालू करते हैं पढ़ना, और बाकी का पूरा ग्रुप खत्म करने की कोशिश करेंगे। आई सपोज दैट हो जाना चाहिए खत्म, ठीक है? चलो स्क्रीनशॉट आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके डन, डन। चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ बेटा, 10 मिनट बाद मिलते हैं। बाय बच्चों।